नमस्कार। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ राष्ट्र प्रेमी कवि सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित वह जन्मभूमि मेरी शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ या व्याख्या को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को 3 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने अब तक इस कविता का केंद्रीय भाव या मूल भाव या सार या सारांश को प्रस्तुत किया है, जबकि पार्ट 2 वीडियो में मैं अब तक इस कविता का उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत किया है और तीसरे भाग में यानी पार्ट 3 वीडियो में मैं इस कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ या व्याख्या को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं इस कविता का सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। राष्ट्र प्रेमी कवि सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित वह जन्मभूमि मेरी शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या। सबसे पहले मैं इस कविता को आपके समक्ष पढ़ने की कोशिश करता हूं, फिर बारी बारी कर इसकी व्याख्या करने की कोशिश करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पड़ नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। आइए सबसे पहले उपर्युक्त पद्य खंड में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, मैं उन कठिन शब्दों का अर्थ यहां पर बतला रहा हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ: चूमता है यानी छूता है, चरण यानी पैर, तले यानी नीचे, नित यानी हमेशा, छटा यानी सुंदर, निराली यानी अनोखी, पग पग यानी कदम कदम पर, पुण्य भूमि यानी पवित्र भूमि, स्वर्ण भूमि यानी वह भूमि जो सोने के समान कीमती हो, जन्मभूमि यानी जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है, मातृभूमि यानी वह भूमि जो माता के समान हो, सिंधु यानी समुद्र, छहर यानी छा जाना। कठिन शब्दों के अर्थ को आप अपनी कॉपी पर अवश्य लिखिएगा और याद भी करने की कोशिश कीजिएगा। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर के पद्य भाग के अंतर्गत वह जन्मभूमि मेरी शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। ये द्विवेदी युगीन काव्यधारा के एक सशक्त कवि माने जाते हैं। प्रसंग: कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से अपनी मातृभूमि की प्रशंसा करते हुए भारतवर्ष की महानता का गुणगान किया है तथा वर्तमान पीढ़ी में देश प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास किया है। यह कविता देशभक्ति के भावों से
परिपूर्ण कविता है। आइए अब मैं एक एक पंक्ति को पहले पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या आपके समक्ष करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको पूरी कविता अच्छी तरह समझ में आए। व्याख्या। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। सबसे पहले इस पंक्ति को आप ध्यान से पढ़िएगा, फिर इसके अर्थ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि कवि आखिर यहाँ क्या कहते हैं। कवि भारतवर्ष की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि भारतवर्ष की धरती सस्य श्यामला है, यानी यह धरती बिल्कुल हरी भरी है तथा बड़ी ही सुंदर और आकर्षक है। इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है, इसीलिए यह मेरी जन्मभूमि है। इसी धरती पर हम धूल मिट्टी में खेलकर बड़े हुए हैं। यहाँ का अन्न, जल, हवा को हमने ग्रहण किया है। इस धरती ने मुझे माता के समान ममता और दुलार दिया है, इसीलिए यह धरती हमारी बिल्कुल माता के समान है। यह धरती केवल हमारी जन्मभूमि ही नहीं है, बल्कि यह मेरी यानी हमारी मातृभूमि के समान ही है। हमारी यह मातृभूमि अत्यंत ही पवित्र एवं सुंदर है। अगली पंक्ति पढ़ता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, यानी कवि कहते हैं कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसके उत्तर दिशा में विशाल हिमालय पर्वत बिल्कुल प्रहरी की तरह खड़ा है। सच में वह इस प्रकार तनकर खड़ा है मानो वह एक सिपाही की तरह हमारी रक्षा कर रहा हो। वह देश के दुश्मनों से हमारी रक्षा करता है। यह यानी हिमालय पर्वत हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। उसकी ऊंचाई को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वह आकाश को छूने या चूमने का प्रयास कर रहा है। यहाँ की प्रकृति भी बड़ी ही सुंदर तथा आकर्षक है। यह स्थान कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। यहाँ अनेक तीर्थस्थल, अनमोल और जीवनदायिनी औषधियों से भरे हुए पेड़ पौधे मिलते हैं। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इस पंक्ति को आप बार बार पढ़िएगा। यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब अगली पंक्ति पढ़ता हूं। नीचे चरण तले पड़ नित सिंधु झूमता है, यानी कवि यहाँ कहते हैं कि समुद्र भारतवर्ष की शोभा को बढ़ाता है। भारत की दक्षिणी सीमा में समुद्र की जलधारा ऐसे लगते हैं मानो वह हिमालय पर्वत के चरणों को धो रहा हो, अर्थात यहाँ के समुद्र भारत माता के चरणों को धोते हुए जान पड़ता है। अब अगली पंक्ति पढ़ता हूं। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। कवि कहते हैं कि इस भारत भूमि में अनेक तरह की नदियां बहती हैं, जिनमें गंगा, यमुना, सरस्वती यानी त्रिवेणी जैसी पवित्र नदियां मुख्य हैं, जो पूरे देश की जलापूर्ति करती है। इन तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी भी कहा जाता है। त्रिवेणी इलाहाबाद में है। इसमें गंगा, यमुना तथा सरस्वती नदियों का संगम हुआ है। कहा जाता है कि यह
मनुष्यों के पापों को नष्ट कर देती है या धो देती है। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं। जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही है। यानी कवि यहां क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि इन नदियों का बहता हुआ जल कल कल करते हुए हमारे मन को मोह लेता है। अर्थात इन नदियों का सौंदर्य बड़ा ही अद्भुत है। भारतवर्ष की ये नदियां बहकर जहां हमारी धरती को हरा भरा बनाती है, वहीं देश को भी धन धान्य से समृद्ध भी करती है। हमारे देश में इन नदियों के अतिरिक्त अन्य नदियां भी बहती हैं। इनका अथाह जल कदम कदम पर सुंदरता को बढ़ाकर हमारे मन को आकर्षित करते रहता है। अगली पंक्तियां पढ़ता हूं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। इस पंक्ति को आप बार बार पढ़िएगा। कवि यहां कहना चाहते हैं कि हम बड़े ही भाग्यशाली हैं, भाग्यवान हैं, कारण हम इस धरती पर जन्मे हैं। यह धरती हमारी जन्मभूमि है, मातृभूमि है, पुण्य भूमि है और स्वर्ण भूमि है। इस धरती पर एक से बढ़कर एक संत, महात्मा, राजा, वीर पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपने सद्कर्मों से इस धरती को पुण्य भूमि बना दिया है। कवि यहां यह कहना चाहता है कि हमारे देश का इतिहास, भूगोल एवं संस्कृति गौरवशाली है। इस धरती पर एक से बढ़कर एक पुण्यात्माओं ने जन्म लेकर अपने अच्छे कर्मों से इस देश का मान बढ़ाया है। यहाँ पर्वतों तथा नदियों की पूजा होती है। हमारा देश अत्यंत ही गौरवशाली है, जिसके कारण यह धरती स्वर्ण के समान कीमती हो गई है। सच पूछा जाए तो भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है, अतः यह धरती किसानों का देश है। यहाँ की धरती अनाज के रूप में सोना उगलती है। अनाज से देश में खुशहाली आती है। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के वन भी पाए जाते हैं। पेड़ पौधे बड़े ही कीमती होते हैं, इसीलिए यह धरती स्वर्ण भूमि के समान कीमती है। अब मैं इस खंड की अंतिम पंक्ति को पढ़ता हूं, फिर उसकी व्याख्या करता हूं। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यानी कवि कहते हैं कि हमारा जन्म इस धरती पर हुआ है, इसलिए यह मेरी जन्मभूमि है। इसी धरती पर हम धूल मिट्टी में खेलकर कूदकर बड़े हुए हैं, इसीलिए यह हमारी जन्मभूमि है। यहाँ जल, अन्न, हवा को हमने जन्म लेकर ग्रहण किया है। इस धरती ने मुझे माता के समान ममता और दुलार दिया है, इसीलिए यह धरती मेरी मातृभूमि के समान है, यानी माता के समान है। अतः हमारी यह मातृभूमि अत्यंत ही पवित्र एवं सुंदर है। आशा करता हूं इस कविता का जो पहला प्रसंग है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब मैं दूसरा पैराग्राफ पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियां चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तनमन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी।
उपर्युक्त पद्य खंड में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, मैं उन कठिन शब्दों का अर्थ यहां पर प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ: अमराइयां यानी आम के पेड़, घनी यानी समूह या बहुत सारे, संवारती यानी सजाना, धर्मभूमि यानी धार्मिक कार्य करने की भूमि या जिस भूमि के प्रति सेवा करना धर्म समझा जाता है, कर्मभूमि यानी कर्म करने की भूमि या जिस भूमि पर जन्म लेकर कर्म किया जाता हो। संदर्भ वही है, प्रसंग भी वही है। अब मैं एक एक पंक्ति को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। व्याख्या या भावार्थ: झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में। कवि सोहनलाल द्विवेदी इस पंक्ति के माध्यम से भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि भारत का प्राकृतिक सौंदर्य अवर्णनीय है, यानी अद्भुत है, यानी विचित्र है। यह छोटे बड़े पहाड़ों, नदियों तथा झरनों का देश है। यानी भारतवर्ष पहाड़ों, नदियों तथा झरनों का देश कहलाता है। हमारे देश में अनेक छोटे बड़े पहाड़ हैं जिनसे अनेक झरने निकलते हैं। ये कलकल करते हुए झरने पहाड़ों में चार चांद लगा देते हैं तथा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अगली पंक्ति देखिए: चिड़ियां चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। यानी कवि कहते हैं कि भारतवर्ष वनों का देश है जिसमें अनेक तरह के पशु पक्षी वास करते हैं। इन पेड़ पौधों पर भिन्न भिन्न तरह के पक्षी प्रातःकाल कलरव करते रहते हैं, जिससे वातावरण और भी अधिक मनमोहक हो जाता है। उनकी मीठी आवाज लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अमराइयां घनी हैं, कोयल पुकारती है। यानी कवि इस कविता में, खासकर इन पंक्तियों में, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है तथा कहा है कि भारतवर्ष पेड़ पौधों का देश है, वनों का देश है। इस जगह पर यानी भारतवर्ष में अनेक तरह के पेड़ उगते हुए दिखाई देते हैं। खासकर आम के पेड़ दिखलाई पड़ते हैं। बसंत ऋतु के आते ही धरती दुल्हन की तरह सज जाती है। आमों की सघन डालियों पर बैठकर जब कोयल का मीठा स्वर सुनाई पड़ता है, तब हमारा तन मन पुलकित हो जाता है। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। कवि कहते हैं कि मलय पर्वत से आने वाली शीतल व सुगंधित हवाएं सबका मन मोह लेती है, सबका मन प्रसन्न कर देती है। हमारा तन मन खिल उठता है तथा नवजीवन का संचार होता है। एक नई ऊर्जा तथा एक नई स्फूर्ति प्राप्त होने लगती है। अगली पंक्ति देखिए: वह धर्मभूमि मेरी, वह कर्मभूमि मेरी। यानी कवि कहते हैं कि हम बड़े ही भाग्यशाली हैं, कारण हमारा जन्म इस देश में हुआ है। हमारा भारतवर्ष धर्मभूमि है। इस धरती पर हमेशा धर्म की चर्चा होती है, पूजा पाठ तथा यज्ञ हवन होता है। यह धरती हमेशा लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यहाँ के निवासी हमेशा अपने धर्म का पालन करते हैं।
यह धरती हमारी कर्म भूमि है। यह धरती हमेशा लोगों को कर्म करने की प्रेरणा देती है तथा लोगों को कर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। अतः यह धरती कर्म प्रधान है। इस खंड की अब मैं अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यानी कवि कहते हैं कि यह मेरी जन्मभूमि है, कारण इस धरती पर हमने जन्म लिया है। इसी धरती पर हम खेल कूद कर, धूल में सन कर बड़े हुए हैं। यहाँ का अन्न जल हवा को हमने ग्रहण किया है। इस धरती ने मुझे यानी हमें माता के समान ममता तथा दुलार दिया है। इसीलिए यह मेरी जन्मभूमि है। हमारी यह मातृभूमि बिल्कुल माता के समान है। साथ ही हमारी यह धरती बड़ी ही पवित्र एवं सुंदर है। यह धरती मेरी जन्मभूमि ही नहीं है, यह धरती मेरी मातृभूमि है। कारण इस धरती ने हमारा पालन पोषण बिल्कुल एक माता के समान किया है। एक माता के समान हमें लाड़ प्यार देकर हमें बड़ा किया है। अतः हमारी यह मातृभूमि अत्यंत ही पवित्र एवं सुंदर है। अब मैं इस कविता का जो अंतिम खंड है उसे पढ़ने की कोशिश करता हूं, फिर उसकी व्याख्या करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। अंतिम खंड। जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। उपर्युक्त पद्य खंड में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, मैं उन कठिन शब्दों के अर्थ को यहां पर बतलाता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ। रघुपति यानी अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम। पुनित यानी पवित्र। सुयश यानी अच्छे कार्य करने के कारण मिली प्रसिद्धि। दिया यानी देना या दीपक। जग यानी संसार। बुद्ध भूमि जहां गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था। आइए, संदर्भ वही है, प्रसंग भी वही है। बार बार मैं इसे बतलाने की कोशिश नहीं करता हूं, चूंकि एक ही कविता है, अतएव संदर्भ भी वही है और प्रसंग भी वही है। अब मैं इसकी व्याख्या करता हूं। मैं अब एक एक पंक्ति को पढ़ता हूं, फिर उसकी व्याख्या करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। व्याख्या। जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता। अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है, अर्थ बिल्कुल साफ है। कवि भारतवर्ष का गुणगान करते हुए कहते हैं कि भारतवर्ष संतों, महात्माओं तथा महापुरुषों का देश है। हम बड़े ही भाग्यशाली हैं, कारण यह वही धरती है जहां अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जन्मे थे और सीता माता ने जन्म लिया था। यानी इसी धरती पर मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता ने जन्म लेकर अपने पातिव्रत यानी पतिव्रता धर्म का पालन कर नारी जाति का मान बढ़ाया था तथा माता सीता का गौरव या सम्मान प्राप्त किया था। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। कवि कहते हैं कि इसी धरती पर
श्री कृष्ण ने जन्म लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का संदेश सुनाया और उसे या लोगों को धर्म के मार्ग पर सदैव चलने तथा कर्म करते रहने का संदेश दिया तथा प्रेम का पाठ पढ़ाया। सचमुच यह धरती बड़ी ही पवित्र है, यह धरती बड़ी ही सुंदर है। अगली पंक्ति देखिए, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। यानी कवि कहते हैं कि इसी धरती पर गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर सांसारिक माया मोह को त्याग कर ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत लोगों को प्रेम, दया, शांति तथा अहिंसा का पाठ पढ़ाया, जिसके कारण हमारे देश की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली। गौतम बुद्ध ने जीव हत्या को बहुत ही बुरा बतलाया तथा लोगों को हिंसा के मार्ग पर नहीं बल्कि अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। अगली पंक्ति देखिए, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। यानी यही नहीं, गौतम बुद्ध ने मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रेम, दया, शांति तथा अहिंसा का पाठ पढ़ाया। मानव मात्र में सच्चे ज्ञान का दीपक जलाया, जिसके प्रकाश ने न केवल भारतवर्ष को बल्कि दूसरे देशों को भी आलोकित किया। कहने का अर्थ यह है कि भारत ने ही सबसे पहले ज्ञान को प्राप्त किया, फिर संपूर्ण संसार को ज्ञान का प्रकाश फैलाया। जो संसार अज्ञानता के अंधकार में भटक रहा था, उसे ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ। अगली पंक्ति देखिए, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। यानी कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की धरती बड़ी ही पवित्र है। इस धरती पर एक से बढ़कर एक वीर, बहादुर, साहसी तथा कर्मठ व्यक्ति पैदा हुए हैं। इसलिए यह धरती वीरों की भूमि है, इसलिए यह धरती युद्ध भूमि के समान है। इसी धरती पर समय समय पर अनेक युद्ध भी हुए हैं। ऐसे तो हम अहिंसा के मार्ग पर चलने में विश्वास करते हैं, परंतु हम कायर नहीं हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। दुश्मनों को सबक सिखाना हम अच्छी तरह जानते हैं। इस धरती पर महाभारत जैसे न जाने कितने ही धर्म युद्ध हो चुके हैं। ऐसे तो हम शांति के पुजारी हैं। गौतम बुद्ध ने इसी धरती पर जन्म लेकर अपने सद्कर्मों के द्वारा देश का मान बढ़ाया। गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर सांसारिक माया मोह को त्याग कर ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत लोगों को प्रेम, दया, शांति तथा अहिंसा का पाठ पढ़ाया। कहने का अर्थ यह है कि हम वीर, बहादुर, साहसी हैं, हम कायर नहीं हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम हथियार उठाना भी जानते हैं। अब मैं तीसरे खंड की अंतिम पंक्ति को पढ़ता हूं तथा उसकी व्याख्या करता हूं। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। विद्यार्थियों, इस पंक्ति की व्याख्या ऐसे तो मैं कई बार कर चुका हूं, अंत में भी एक बार कर देना चाहता हूं ताकि आपको पूरी कविता समझ में आ जाए। कवि आगे कहते हैं कि इसी धरती पर जन्म लेने के कारण यह मेरी यानी हमारी जन्मभूमि है और इसी धरती पर खेल कूद कर बड़े होने के कारण तथा माता के समान दुलार प्यार पाने के कारण तथा पालन पोषण होने के कारण यह मेरी
या आपकी मातृभूमि भी है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि जिस देश में प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, माता सीता तथा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उसी देश में मेरा भी जन्म हुआ है। अतः हमें भी अपने पूर्वजों के समान कार्य करना चाहिए तथा देश को गौरवान्वित करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह हम देखते हैं कि वह जन्मभूमि मेरी शीर्षक कविता में सोहनलाल द्विवेदी जी ने अपने देश प्रेम को बड़े ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। अतः वह जन्मभूमि मेरी सोहनलाल द्विवेदी जी की राष्ट्र प्रेम से भरी हुई एक बड़ी ही सुंदर तथा उत्कृष्ट कविता है, जिसके माध्यम से कवि ने देशवासियों के मन में देश प्रेम के भाव को जगाने का प्रयास किया है, जिसमें उन्हें पूरी सफलता मिली है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल, मेरा यह वीडियो एक प्रकार से एक एजुकेशनल वीडियो है। यह एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप अवश्य करें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप साफ कमेंट्स करें, ताकि मैं अपनी गलतियों को समझ सकूं और उसे सुधार कर एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।